हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी का जो अपना पार्ट वन था कि जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसका पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमारी, मैं बता दूं, शायद दो इसकी वीडियोस और आएंगी, थोड़ा क्योंकि थोड़ा ये लेंदी हो रहा है। मतलब जहां तक दो वीडियोस में आपका पूरा इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और जो कॉप मीटिंग्स होती हैं उन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक इकोलॉजी का कवर हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज इज डिफाइंड एज ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स फॉर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एटलीस्ट डिकेड और मोर। क्लाइमेट एक्सचेंज है मतलब क्लाइमेट जो हम लोग देखते हैं उसके उसमें काफी सारे वेरिएशंस होना। जैसे सपोज करो, आजकल आप लोग देखते हैं कि मॉनसून जब चलता है तब कुछ उस समय गर्मी हो जाती है, या गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अलग होता है। तो ये सब जो वेरिएबिलिटी जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक चलती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। As per IPCC, human activities have caused global average temperature rise of approximately 1 degree Celsius compared to pre-industrial level। और आईपीसीसी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं उसने जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। मतलब जब हमारी इंडस्ट्रीज स्टार्ट नहीं हुई थी इस वर्ल्ड में, तो उस वो जो टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर उस समय था और आज की डेट में जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस आज की डेट में ज्यादा है। अब और अब क्या है इसके बाद, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन टेम्परेचर इन एटमोसफियर। जो हमारे एटमोसफियर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इंक्रीज काफी बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? CO2, CH4 और N2O। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से दिक्कत मेनली ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है अपने अर्थ में हीट बढ़ाती हैं, ठीक है। तो जैसे CO2 है जो पहले 280 पार्ट्स पर मिलियन थी, अब 415 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है। CH4 का 250% प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा हो गया है। N2O 130% ज्यादा हो गई है, ठीक है। CO2 रिलीज है वो मेनली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होती है। मीथेन का इमिशन कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक रियरिंग से होता है। और CH4 मेनली कोल गैस प्रोडक्शन से रिलीज होती है। जो NOx है इस रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वेहिकुलर एग्जॉस्ट, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ठीक है। ये बताया कि कैसे कैसे कौन सी गैस रिलीज होती है। N2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ऑल NOx आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। NOx के सारे इमिशन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि NOx जो है O3 में कन्वर्ट हो जाती है और O3 ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इमिशन मीन्स मोर हीट ट्रैप्ड इन अर्थ एटमोसफियर। मतलब जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा अपनी एटमोसफियर में हीट बढ़ेगी। अब पढ़ते हैं श्रिंकिंग कार्बन सिंक। कार्बन सिंक डिफाइंड एज द कार्बन रिजर्वायर व्हिच स्टोर्स कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एग्जांपल फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और ओशन। कार्बन सिंक क्या होते हैं? कार्बन सिंक वो होते हैं जो अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन का कंसंट्रेशन कम करते हैं। जैसे फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? श्रिंकिंग कार्बन सिंक जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट और जो है वो कट रहे हैं और इनकी उनकी साइज जो है कम हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहले, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ क्लाइमेटिक डिजास्टर। फ्रीक्वेंसी ऑफ और इंटेंसिटी क्लाइमेटिक डिजास्टर की इंक्रीज हो रही है। दूसरा है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज हो रहा है। आईपीसीसी के अकॉर्डिंग द प्रेजेंट रेट ऑफ सी लेवल राइज और अबाउट 4 मिलीमीटर पर ईयर, मतलब 4 मिलीमीटर पर ईयर सी लेवल राइज हो रहा है, विच कुड कॉज सेवरल मीटर ऑफ सी लेवल राइज बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। इसकी वजह से कई मीटर सी लेवल राइज इस सेंचुरी के एंड तक हो सकता है। और इसका सी लेवल राइज के क्या क्या नुकसान है? एक तो कोस्टल इरोजन और सबमर्जेंस ऑफ लो लाइन कोस्टल एरियाज। मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं जो सी लेवल से नीचे तल पे होंगे और मान लो सी लेवल बढ़ेगा तो वो पूरे डूब जाएंगे, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का क्या दिक्कत है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे? फॉरेस्ट फायर होगा तो जो जानवर मरेंगे उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होगी तो आपने को पता होगा कि जो पोलर पोलर रीजन होता है वहाँ पोलर बियर्स रहते हैं, तो उनका 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 लॉस होगा। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे पोलर फॉरेस्ट फायर हो रहा है, कोलर कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू इंक्रीज क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। 6 impacts on agriculture as per 2017 economic survey of Indian agriculture. Yield of both kharif and rabi crops will decline in India due to climatic change। 2017-18 की सर्वे से
क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट ये भी है कि 2018 की खरीफ और रबी क्रॉप की यील्ड जो है डिक्लाइन हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज रिजल्ट इन टेम्परेचर शॉक एंड प्रिसिपिटेशन शॉक रिजल्ट इन सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। और फूड जो है, फूड की इनसिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ सकती है। सी लेवल राइज के रीजन क्या है? सी लेवल राइज का रीजन क्या है? फास्टर मेल्टिंग ऑफ क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का बहुत तेजी से मेल्ट होना। क्रायोस्फीयर है जो जो अर्थ का पार्ट जो आइस से कवर्ड होता है, ठीक है। और ओशियन का थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्यों? हीट ज्यादा पड़ती है तो ओशियन जो है थर्मली एक्सपेंड करता है। अब एनवायरमेंट माइग्रेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज डिस्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू एनवायरमेंटल रिलेटेड स्ट्रेस। मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जो लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं एनवायरमेंट माइग्रेशन। दिस क्लास ऑफ पॉपुलेशन इज कॉमनली रिफर्ड टू क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स और एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स। और इन पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज, ठीक है। अब क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेटजी, क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट अडेप्टेशन। क्लाइमेट मिटिगेशन और क्या होता है? एम्स टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू द नॉर्मल लेवल्स। क्लाइमेट मिटिगेशन एम करता है कि ग्रीन हाउस गैस का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कम हो जाए। और ये कैसे होता है? अफॉरेस्टेशन से होता है, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन से होता है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? नहीं, सोलर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो फिर से एनर्जी जनरेट हो सकती है, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ठीक है। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? इन जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन emission from huge sources are captured and then permanently stored into subsurface reservoir called porous sedimentary rocks. It is also called as carbon capture and storage, called carbon sequestration. जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन होता है इसमें, जैसे कोई सपोज करो कोई ह्यूज सोर्स है कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, तो उसको, उस सोर्स को कैप्चर करना और उसको एक सब रिजर्वायर में स्टोर कर देना। जो मतलब जो रिजर्वायर मेनली पूरा सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। उससे उसे हम बोलते हैं कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, ठीक है। और इसको प्रोसेस को हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। मतलब एक बार और समझ लेते हैं कि कार्बन, ह्यूज सोर्स ऑफ कार्बन को कैप्चर करना और उसको स्टोर कर लेना सब सरफेस रिजर्वायर में, ठीक है। क्लाइमेट अडेप्टेशन क्या होता है? एम इज मॉडिफाइंग ह्यूमन वेज ऑफ लाइफ टू मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन सिस्टम। मतलब क्लाइमेट अडेप्शन का अगर समझें कि क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो हम ह्यूमन बींग्स उसकी तरह, क्लाइमेट की तरह अडेप्ट करें, उसको बोलते हैं क्लाइमेट अडेप्टेशन। इट कैन बी डन थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डिफाइंड एज एग्रीकल्चर सिस्टम विच आर मोर रेजिलियंट टू क्लाइमेट इंड्यूस शॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और माइक्रो इरिगेशन टेक्निक लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्यू टू वाटर रिलेटेड स्ट्रेस कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर को हम अपना क्लाइमेट के रेजिलिएंट बनाए, मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो उसके अकॉर्डिंग अपने सीड्स को डेवलप करें, ठीक है। जैसे हम वैसे क्रॉप्स बनाएं जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो और हीट रेजिस्टेंट हो, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या क्या एफर्ट लिए गए हैं? 1992 में UNCED was held at Rio de Janeiro. It adopted UNFCCC, which came into force in 1994. Its aim was to stabilize the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. इसका एम था कि ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन कम कर स्टेबलाइज करना है। दिस कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो कॉल्ड एज रियो एंड अर्थ समिट। इस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं रियो और अर्थ समिट। ये क्या थी? 1994 में आई थी और इसका एम था कि ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन कम करना है। फिर 1997 में कॉप 3 हुई। मतलब कॉप कॉप ये समझ लीजिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है? ये एक मीटिंग होती है वर्ल्ड लेवल पे जब वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं, ठीक है। और वो क्लाइमेट के ऊपर मेनली चर्चा करते हैं, ठीक है। 1997 में कॉप 3 हुई जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया और उसका टारगेट था कि डेवलप कंट्रीज अपना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करें। और उसका टारगेट था कि 5% इमिशन रिडक्शन होना चाहिए 2008 से 2012 तक। फिर क्या हुआ? 2012 में कॉप 18 हुई और इसमें 8 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया इस प्रोटोकॉल को, जो क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया था, मतलब 2013 से 2020 तक किया, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल रहा। मेन है अपना ये 2015 में 15 में कॉप 21 पेरिस में हेल्ड हुई। और पेरिस में इसका एम रखा गया कि हमें इस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है हमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना। और इससे जहां से ज्यादा कोशिश करना है कि 1.5 से भी ज्यादा ना बढ़े। जो अभी करेंटली 1 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें के कंट्रोल करना था कि इस सेंचुरी के एंड तक 1.5 और मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ना बढ़े। इसके लिए क्या किया गया है? डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री ने कमिटमेंट्स दिए हैं, उसको कहा जाता है एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। फिर इस टारगेट को सेट करने के बाद जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कमिटमेंट दिए हैं कि हम ये करेंगे, ठीक है। इनिशियली सेट एनडीसीज, तो जो एनडीसीज जब मिली तो जब उसको एनालाइज किया गया तो पता किया कि अगर ये सब कमिटमेंट हुए तो हमारा टेम्परेचर राइज 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इस
सेंचुरी के एंड तक पहुंच जाएगा। तो उन एनडीसी को अपस्केल करने की जरूरत है। तो एज पर आईसीआई आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग पेरिस टारगेट को मीट करने के लिए ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। कि पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें 2030 तक ग्लोबल इमिशन रिडक्शन ऑफ 45%, मतलब 2000 जो हमारा जो 2010 में जो इमिशन था उसका 45% रिड्यूस करना है 2030 तक। और नेट जीरो इमिशन बाई 2015, नेट जीरो इमिशन 2050 तक नेट जीरो इमिशन होना चाहिए। मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम जनरेट कर रहे हैं वो किसी भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक से बैलेंस होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नॉट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सपोज करो हम 10 टन, सपोज करो एग्जांपल लेता हूँ 10 टन जनरेट कर रहे हैं, तो 10 टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन सिंक 10 टन हमारे पास होना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब बैलेंसिंग होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। पहला है क्लाइमेट इक्विटी जस्टिस। इट रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस एलोकेशन ऑफ कार्बन स्पेस ऑफ प्लेनेट अमंग डिफरेंट कंट्रीज। मतलब मतलब कार्बन स्पेस का डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं क्लाइमेट इक्विटी जस्टिस। उसके बाद है कार्बन स्पेस बजट ऑफ प्लेनेट। कार्बन स्पेस बजट ऑफ प्लेनेट डिफाइन टोटल अमाउंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ विच द प्लेनेट एटमॉस्फेयर कैन अकोमोडेट सच दैट टारगेट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट इज अचीव्ड। मतलब हमारा मतलब जितना एंथ्रोपोजेनिक इमिशन हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारे पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट मीट हो जाए, मतलब वो भी क्रॉस ना हो और हम उतना इमिशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन स्पेस बजट। अब एब्सोल्यूट इमिशन क्या है, मतलब ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं। चाइना 10 बिलियन टन ईयर करता है, यूएस का 6 बिलियन टन है, इंडिया का 2.5 बिलियन टन है। ठीक है। पर कैपिटा इमिशन यूएस का सबसे ज्यादा है, चाइना का सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड एवरेज का है, वर्ल्ड एवरेज 6.5 टन, इंडिया का 2 टन से कम है। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करती है कि अपना क्लाइमेट, अपना जो वो है मतलब क्लाइमेट है वो सुधारो। डेवलप्ड कंट्रीज रिफर्स टू मनी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्री एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फॉर देयर क्लाइमेट एक्शन। मतलब सपोज करो कोई लीस्ट डेवलप कंट्री है, उसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो डेवलप कंट्री उसको पैसा देगी वो बनाने के लिए, उसको क्लाइमेट फाइनेंस कहते हैं। 2010 से 12 तक ये कॉप 15 में अडॉप्ट किया गया था। 2010 से 12 तक 13 मिलियन यूएसडी डेवलप ने डेवलपिंग कंट्री को दिया है, और 2020 से 25 का टारगेट है कि 100 बिलियन यूएसडी जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस में जाए। कॉमनवेल्थ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म आता है। इसका मतलब है क्लाइमेट एक्शन जो है कॉमन रिस्पॉन्सिबल है सब कंट्री का, और क्लाइमेट एफर्ट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू डैमेज कॉज्ड बाय देम टू द प्लैनेट क्लाइमेट सिस्टम। मतलब क्लाइमेट एफर्ट हर कंट्री को उतना ही करना चाहिए जितना क्लाइमेट डैमेज किया है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का हमेशा ये एक तर्क होता है इन मीटिंग्स में कि जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पहले आजाद हो गई थी और उनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आ गया था, तो उन तो कहना है कि उन्होंने अपने क्लाइमेट को ज्यादा डैमेज कर दिया है। ठीक है। तो हमें तो उन लोगों को ज्यादा प्लेनेट का प्लेनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उन लोग को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है। अब COP 26 में ग्लासगो पैक्ट हुआ था, उसका उसके आउटकम क्या क्या थे। उसका आउटकम था द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ओनली कीप्स 1.5 डिग्री सेल्सियस इनसाइड इफ कंट्री टेक्स कंसर्न एंड इमीडिएट एक्शन। ठीक है। इसका मतलब हमें कोल डाउन पोल पावर को कम करना है, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन, स्पीडिंग अप टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिड्यूसिंग मीथेन इमिशन। ठीक है। Phase down of coal power. The power sector accounts for quarter of global greenhouse gas emission. Coal is biggest contributor. 190 countries made commitment to phase down coal power. मतलब 190 कंट्री ने कमिटमेंट दिया था कि कोल पावर को कम करेंगे, क्योंकि कोल पावर से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। 137 countries covering 90% of world forest committed to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030। मतलब 127 कंट्री जो 90% 1% फॉरेस्ट वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर करती है, उन्होंने कहा था कि हम फॉरेस्ट के लॉस को रिवर्स करेंगे जो लॉस हुआ है बाई 2030। ग्लोबल मीथेन प्लेज, 100 कंट्री ने प्लेज ली थी ग्लोबल मीथेन इमिशन को 30% कम करेंगे बाई 2030 का। मीथेन जो है सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है, और ये ऑयल गैस वेस्ट एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलीज होती है। और कहा था कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में स्विच करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस पे बात हुई थी कि क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप से डेवलपिंग कंट्री तक होगा, और जो आइलैंड स्टेट हैं जो 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 ज्यादा क्लाइमेट से अफेक्ट होती हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होगा। वंस वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम, ये इंडिया और यूके ने COP 26 में लॉन्च किया था। इसका मतलब था कि हमें इंटरकनेक्टेड ग्रिड बनानी है। मतलब शॉर्ट में समझे, सपोज करो
कि हम इंटरनेशनल कनेक्टेड ग्रिड बनाएंगे। मतलब सपोज करिए आज इंडिया में रात है और दूसरे देश में सुबह है, मतलब दोपहर है, तो वहां की हम सोलर एनर्जी को इंडिया भेज सकें, क्योंकि वहां पे सपोज करो सोलर एनर्जी इंडिया को जरूरत है, वहां पे एनर्जी ज्यादा जनरेट हो गई है, तो हम ऐसी ग्रिड बनाएंगे। एम्ड एट एक्सीलरेटिंग द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। इट विल अलाउ एरिया विद एक्सेसिबल रिन्यूएबल पावर टू सेंड इट टू एरिया विद डिफिसिट। ठीक है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन। अब हाइड्रोजन मिशन क्या है? हाइड्रोजन मिशन क्या था? हाइड्रोजन एग्जिस्ट, हाइड्रोजन जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट इसका जो हाइड्रोजन क्लीन मॉलिक्यूल है, बट इसको निकालने का प्रोसेस एक्सटेंसिव है। अब हमें हाइड्रोजन क्यों चाहिए? ये फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेगा, पॉल्यूशन को एड्रेस करेगा, ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेगा। ये लाइटर होता है काफी, और टू थ्री टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बर्निंग पेट्रोल। ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में, आयरन स्टील और केमिकल सेक्टर में बेनिफिट करेगा। ये क्या हो गया अपना? हाँ। इसके बाद तीन तरह की हाइड्रोजन होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन, जो जो हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, और उसके बाई प्रोडक्ट को कैप्चर और स्टोर किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल पावर सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब देखो ये तीन तरह की हाइड्रोजन होती हैं, और जि, जो जो जिस जिस सोर्स से हम हाइड्रोजन जनरेट करते हैं उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फॉसिल फ्यूल से करेंगे तो ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर फॉसिल फ्यूल से करेंगे और उसके बाई प्रोडक्ट को हम कैप्चर कर लेंगे, जो CO2 रिलीज होती है, उसको ब्लू बोलेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं जो रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है पॉलिसी चैलेंजेस। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन हम कर तो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी चैलेंजेस क्या क्या है? पॉलिसी चैलेंजेस पहला है ये कि द टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में और यूज ऑफ हाइड्रोजन लाइक कार्बन कैप्चर एंड ये सब, ये अभी अर्लियर स्टेज में है और एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके कॉमर्शियल यूज के लिए हमें डिफरेंट मिनिस्ट्री और उसमें कोऑर्डिनेशन बैठालना पड़ेगा। अब कार्बन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, ये क्या होता है? ये मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था उसके बाद से डेवलप्ड कंट्रीज ने फैसिलिटेट किया। ये तीन तरह का होता है: एमिशन ट्रेडिंग, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है। 1 टन ऑफ CO2 को कहा जाता है 1 कार्बन क्रेडिट पर यूनिट। अब ये होता कैसे है? इमिशन ट्रेडिंग क्या होता है? वन डेवलप्ड कंट्री कैन ट्रेड कार्बन क्रेडिट फ्रॉम अदर डेवलप्ड कंट्री, देयर टारगेट इज नॉट met। सपोज करो इसमें ये है, सपोज करो यूएस और चाइना है। यूएस का टारगेट था कि इस साल हम 10 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, और चाइना का टारगेट था 8 यूनिट करेंगे, सपोज करो। बट यूएस अपना टारगेट मीट नहीं कर पाया और चाइना ने अपने टारगेट ओवर अचीव कर लिया, ज्यादा कर लिया। तो कार्बन का जो चाइना है वो अपना क्रेडिट जो ज्यादा उसके पास है वो क्रेडिट अपना यूएस को दे देगा, और यूएस उसकी बदले उसे पैसे दे देगा। तो ये था इमिशन ट्रेडिंग। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या था? ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में था। इसमें क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्री है, सपोज कर यूएस है, यूएस ने इंडिया में एक प्रोजेक्ट लगाया फॉरेस्ट प्लांटेशन का, कि फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी कार्बन में फायदा होगा वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो दिस प्रोजेक्ट कैन गेन कार्बन क्रेडिट एंड सेल इट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। इसकी वजह से क्या होगा? जो कार्बन का जो फायदा होगा, क्रेडिट गेन होगा, वो डेवलप्ड कंट्री गेन करेगी और उसको डेवलपिंग कंट्री को बेच देगी। मतलब यूएस ने फॉरेस्ट लगा इंडिया में, तो कार्बन क्रेडिट जो जनरेट हुआ उससे, फॉरेस्ट लगाने से, वो इंडिया को बेच दिया जाएगा बाई यूएस। इससे इंडिया का क्या फायदा होगा? इंडिया में प्रोजेक्ट लगेगा। ठीक है। और यूएस को पैसा मिलेगा। ठीक है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या था? कि दोनों डेवलप कंट्री कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को बनाएं और दोनों उसके कार्बन क्रेडिट को डिवाइड कर लें। ठीक है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। Environmental impact assessment is the study to predict potential impact of proposed project on the environment। मतलब रुकना जस्ट गाइस, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट शॉर्ट में समझें, जैसे कोई प्रोजेक्ट आने आ रहा है, प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, सपोज माइन का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट पे क्या अफेक्ट होगा उसको बोलते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इट इज अ डिसीजन मेकिंग टूल which compare various alternative for project and identifies the one with the best combination of environment and social cost and economic benefit। जैसे सपोज करो कोई प्रोजेक्ट आया, तो उसके क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं और कौन से अल्टरनेटिव से इकोनॉमिक और अपना एनवायरमेंट दोनों को फायदा होगा, वो प्रोजेक्ट का वो प्रोजेक्ट को वो की प्रूव किया जाता है।
First year notification was given by Union Ministry of Environment in 1994 under Environment Protection Act 1986. It was later replaced by EIA notification in 2006. पहला नोटिफिकेशन कब आया था 1994 में, और ये बाद में EIA 2006 नोटिफिकेशन से रिप्लेस हो गया। और 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, बट अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, अब 2006 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, EIA के अकॉर्डिंग, फॉलोइंग जो प्रोजेक्ट है उनके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे माइनिंग के हुए, थर्मल पावर प्लांट के हुए, रिवर वैली प्रोजेक्ट हुए, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हुए, ऑयल हुए, गैस, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। EIA प्रोसेस इन इंडिया हैज द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। पहला, स्क्रीनिंग। इट्स एम इज टू डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट नीड्स एन EIA और नॉट। Category A projects are under central government, category B projects are under the state government, B1 needs EIA environmental case while B2 don't need EIA। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहला कोई प्रोजेक्ट आता है तो पहले उसकी होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग से क्या पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को EIA की जरूरत है कि नहीं है। और दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और कैटेगरी बी आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और बी भी दो टाइप के होते हैं, B1 और B2। B1 में दोनों की जरूरत होती है। उस B1 में EIA और EC दोनों होता है, EC मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बट B2 के लिए हमें EIA की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं स्कोपिंग। पहले चलो स्क्रीनिंग होगी प्रोजेक्ट की, अब क्या होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस आर फाइनलाइज है। इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज किया जाता है। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रिफर्स टू की डायमेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द प्रोसेस। मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजों की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसको फाइनलाइज किया जाता है। उसके फाइनलाइजेशन के बाद एक ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। जो कौन प्रिपेयर करता है, कोई एनवायरमेंटल कंसल्टेंट प्रिपेयर करता है, जो मतलब कोई एक अच्छी पोजीशन पे जो हो, जो मतलब ऑथेंटिक हो। फिर उसके बाद क्या होता है, पब्लिक कंसल्टेशन होता है, पब्लिक हियरिंग होती है स्टेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा, जिससे कि मतलब कि इस प्रोजेक्ट से लोकल को क्या क्या कंसर्न है। उस पब्लिक हियरिंग के बेसिस पे EIA रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है, और एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर किया जाता है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान वो कमिटमेंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट कर बनवा रहा है, वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें करेगा। ठीक है, जो कमिटमेंट देता है। ठीक है, ये सपोज करो, उसने कहा कि हम सपोज करो जो पेड़ काटेंगे जिसका साल का 300 क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट लॉस होगा, तो उसमें प्लान में ये हो सकता है कि ये फॉरेस्ट भी एक डेवलप करेगा जिसका 400 कार्बन क्रेडिट जो जनरेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है इस प्लान में। उसके बाद क्या क्या होता है, अप्रेजल। क्रिटिकल स्क्रूटनी ऑफ फाइनल EIA रिपोर्ट एंड EMP इज डन। EIA रिपोर्ट की और EMP की क्रिटिकल स्क्रूटनी होती है। मतलब जब सब लोग सपोज करो पब्लिक हियरिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद EIA रिपोर्ट बन गई, और EMP हो गया, EMP हो गया, उसके बाद फाइनल इसकी क्रिटिकल स्क्रूटनी होती है इन दोनों चीजों की। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए कौन करता है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, और B1 के लिए करता है स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, और ये दोनों कमेटी रिकमेंडेशन भी दे सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के लिए करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, B1 के लिए स्टेट EIA अथॉरिटी। आफ्टर द ग्रांट ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस की जब मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग इज डन टू एग्जामिन इफ द कमिटमेंट मेड बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट अंडर EMP आर फुलफिल्ड इन टाइम एंड मैनर। मतलब जो EMP में जो प्रोजेक्ट जो बना रहा था, उसने जो जो कमिटमेंट दिए हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं, इसके लिए पोस्ट इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग होती है। फॉर दिस प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैज टू सबमिट अ कंप्लायंस रिपोर्ट टू डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट जो बना रहा है उसको एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ती है, किसे, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को। अभी लास्ट पेज है, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, कि जो हमने पूरी EIA प्रोसेस समझी क्या क्या थी, जिसमें पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है, स्कोपिंग होती है, पब्लिक कंसल्टेशन होता है, फिर अप्रेजल होता है, फिर डिसीजन मेकिंग। इन प्रोसेस में क्या क्या समस्याएं हैं अभी इस सिस्टम में। पहली समस्या देखी गई है, जो EIA रिपोर्ट है, वो जो कंसल्टेंट था वो ऐसे ही कोई कंसल्टेंट होता जो बना देता, नॉन एक्रेडिटेड कंसल्टेंट। इससे क्या होता है, बोथ दिस गेट कंप्रोमाइज क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी। इससे क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी जो है वो क्या कंप्रोमाइज होती है। और ये देखा गया है कि जो पब्लिक हियरिंग होती है, जो लोकल की पब्लिक हियरिंग करनी थी, उसमें कोई क्वोरम नहीं है। मतलब सपोज करो कोई गया, दो लोग को इकट्ठा किया, पब्लिक हियरिंग हो गई, कर दी। ठीक है, तो इसका ये एक शॉर्ट कमिंग थी। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट टू फुलफिल देयर कमिटमेंट इन टाइम और मैनर। और जो कमिटमेंट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट EMP में देता है, उसका कोई कमिटमेंट नहीं था कि टाइम की इतने टाइम में करना है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट कमिंग थी। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ लैक ऑफ कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंडीशन बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। मतलब
ये कई सारे इंस्टेंस ऐसे पाए गए थे को जो मतलब की जो कंडीशंस दी गई हैं उससे कंप्लाई नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, ठीक है। मॉनिटरिंग बाई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यूनिटी टेरिटरी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी एंड रीजनल ऑफिस ऑफ एमओएफपी एंड सीसी फॉर कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन कंडीशन वाज फाउंड टू बी वीक। मतलब मॉनिटरिंग जो कर रहे थे जो बोर्ड्स होते हैं वो काफी वीक पाए गए थे कि वो लोग अच्छे से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नो पेनल्टी वाज इम्पोज्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर वायलेटिंग कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन सैंपल्स एग्जामाइंड। और जो लोग वायलेट कर रहे थे कंडीशंस को, जो ईएमपी में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने दी हैं कि वो कंडीशंस फॉलो करेगा, तो उन पर कोई पेनल्टी भी फाइल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो दोस्तों काफी चीजें समझी हम लोग ने इस वीडियो में। क्लाइमेट चेंज समझा, श्रिंकिंग कार्बन सिंक्स क्या होते हैं वो समझा, फिर इंटरनेशनल एफर्ट क्या किए गए, COP26 समझा, क्योटो प्रोटोकॉल समझा, ठीक है। फिर हम लोग ने समझा कि COP26 में जो ग्लासगो इम्पैक्ट हुआ था उसमें क्या क्या चीजें चीजें सामने आई वो समझा। फिर हम लोग ने आखिरकार एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट समझा, और ये भी समझा कि मार्केट की कार्बन मार्केट कैसे ट्रेड हो रहा है। तो काफी, और फ्लॉज या ये प्रोसेस में क्या क्या फ्लॉज हैं, तो काफी वो अच्छा वीडियो था ये। काफी जो लोग अच्छे से देखेंगे तो काफी उन्हें समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब इसकी दो वीडियोस जहां तक और आएंगी, तो मतलब यहाँ मतलब मैं कोशिश करूंगा एक में खत्म हो जाए, बट दो और वीडियोस आएंगी, दो में पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपका इकोलॉजी पोर्शन काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। और अगर आपको ये मैं जो नोट्स बनाता हूँ ये चाहिए हो तो जरूर कमेंट कर देना, मैं उसको पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर इकोलॉजी के अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चलो बाय।